अच्छा हाँ हाँ बताओ। वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, फंक्शन ही करेंगे हम। ठीक है। नहीं, नेक्स्ट 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 प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में हम फंक्शंस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना हमारा। अच्छा चलो, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, बेसिकली जितने भी हमने ओ लेवल्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वही वाले सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ रहे होते हैं। और बस इसके लिए कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि ए लेवल्स के अंदर ज्यादा होते हैं, तो वो हमने ना यहाँ पर देखने हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे जो सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ना हमेशा, वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह। तो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे पहले डिस्कस करने हैं, कुछ बिल्कुल ही बेसिक बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, वो आपके पास यहाँ पर होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। लेट्स सपोज आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। आपके पास एक कोऑर्डिनेट है ए, इसको आप कह लो 1 से लेकर 2 है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2 से लेकर 3 कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान ए से लेकर बी तक आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो आपके पास ये होता है, अगर ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखो ए बी, और यहाँ पर एक लाइन आएगी, यहाँ पर एक लाइन आएगी। ये जो लाइंस आती है ना, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला फिर कुछ इस तरह का होता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है x2, और x2 को आप कर देते हो माइनस x1 स्क्वायर से। अब यहाँ पे x2 है, इसको आप कह लो, ये आपके पास जो चीज आ रही है ना, ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब इनको ऐड कर दो आप, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 एंड देन स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, सारी चीजें हमने ओ लेवल्स के अंदर की भी हुई हैं, तो इसमें इतनी वो परेशानी वाली तो बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ग्रेडियंट आता है। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई लाइन आ रही हो, कोई ग्राफ आप ले रहे हो यहाँ पे, ये आपके पास ना ऐसे करके एक ग्राफ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पर कोई ग्राफ आ गया, और इसके अंदर ना आपके पास ऐसे करके कोई लाइन बन रही है। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, एक आपके पास पॉइंट आता है यहाँ पे, पॉइंट ए आता है, और एक आपके पास पॉइंट यहाँ पर आता है, पॉइंट बी आता है। अब इनके दरमियान आपने क्या करना है, आपने कोई वैल्यू ढूंढनी है। इसको कह लो ये आपके पास है 2 2, इसको कह लो ये आपके पास है 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 तो होगा नहीं, बस इनको अज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स है, तो इसका अगर ग्रेडियंट आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या यूज होता था, formula was m equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 राइज ओवर रन। तो आपको पता है y1 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, इसको x1 y1 कर लो, इसको x2 y2 कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो थर्ड बेसिक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आता था, वो हमारे पास होता था अच्छा, ग्रेडियंट का भी कर लिया हमने, लेंथ का भी कर लिया, एक तीसरा भी फॉर्मूला होता था, आई एम फॉरगेटिंग। हाँ, मिड पॉइंट होता था, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर आपने फाइंड करना हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे पी है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्यू आ रहा है। तो ये आप कह लीजिए आपके पास है 2 5, और ये आपके पास आ रहा है 1 5। ठीक है, और इनके दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है ना, वो आपने कैलकुलेट करना है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है मिड पॉइंट की, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, और यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया, और ये आपके पास सारे के सारे जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज थे ना, वो ये वाले थे। एंड दीज आर ऑल दी बेसिक फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू नो फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अब आ जाते हैं ग्रेडियंट वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कुछ स्लोप वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। स्लोप भी आपके पास एक ही चीज होती है बेसिकली, आपका जो ग्रेडियंट होता है ना, उसको आप स्लोप भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आप उसने ग्रेडियंट का जिक्र कर दिया, या उसने यहाँ पे स्लोप का जिक्र कर दिया, दोनों चीजें बेसिकली सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पास सेम है, और इसको कह लो ये आपके पास है
डिस्टेंस, और ये वैसे ही आपको पता लग रहा है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीजें होगी। बाकी आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट्स के कुछ, आपके पास ना रूल्स आते हैं जो कि पता होने चाहिए हमें। तो बस वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वैसे ये पढ़े हैं ग्रेडियंट्स के रूल्स वगैरह, तो मैं वहीं से एग्जैक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओ लेवल मैथ्स में मैंने करवाया। अच्छा, अब ये चार तरह के आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स है। सबसे पहला जो ग्रेडियंट है, अगर आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना, तो आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपके पास वर्टिकल लाइन बन रही है तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास इंफिनिटी आएगी। अगर आपके पास लाइन इस तरह जा रही है, स्ट्रेट ऊपर को जा रही है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वैल्यू लाइन नीचे को आ रही है तो नेगेटिव होगी। अजान का बस वेट कर लो, फिर मैं स्टार्ट। अच्छा, तो ये चीज़ तो सबको समझ आती है ना कि यहाँ पे अगर ग्रेडियंट आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर ग्रेडियंट आपके पास वर्टिकल है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी। अगर आपके पास जो ग्रेडियंट आ रहा है वो डायरेक्टली अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर आपके पास जो ग्रेडियंट है वो नीचे को आ रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये बस कुछ हमारे पास ना यहाँ पे ग्रेडियंट्स वगैरह के असूल थे जो कि हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर इतना कुछ नहीं है आपके पास। हाँ, एक चीज जरूर आती है, आपके पास आती है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, और एक आपके पास आता है परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो हमें पता होना चाहिए, तो उसको हम डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ जाती है पैरेलल लाइंस। अच्छा, इसमें क्या होता है पैरेलल लाइंस के अंदर, पैरेलल लाइंस की ना बस आपके पास एक डेफिनेशन होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, या आपके लिए एक फॉर्मूला टाइप होता है। पैरेलल लाइंस बेसिकली आपके पास ऐसी लाइंस होती है जिनका जो ग्रेडियंट होता है ना वो सेम होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इनका कॉन्सेप्ट इसी तरह याद रखना है कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जिनके अंदर जिनका जो ग्रेडियंट होता है ना वो कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम होता है। पैरेलल लाइंस हो किस तरह सकती हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम है। ये पैरेलल लाइन है आपके पास, और ये आपके पास पैरेलल लाइन हो सकती है, ठीक है। ये वाली भी पैरेलल लाइन हो सकती है, और ये वाली जो है दो लाइंस, ये भी आपके पास क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे करके लिख दो ग्रेडियंट ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज द सेम, ठीक है। तो जो भी ग्रेडियंट होता है ना हमारे पास पैरेलल लाइंस का, वो क्या होता है, वो हमारे पास सेम होता है। और इसको हमने सेम रखा था, मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास इसका ग्रेडियंट m1 है, तो इसका भी ग्रेडियंट क्या होगा, m1 होगा। अगर इसका ग्रेडियंट आपके पास लेट्स सपोज m है तो इसका भी ग्रेडियंट m होगा।
और अगर इसका ग्रेडियंट आपके पास m है तो इसका भी ग्रेडियंट क्या होगा, m होगा। तो सेम सेम ग्रेडियंट्स हो गए। तो ये आपके पास बस कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल लाइंस का। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है परपेंडिकुलर लाइंस का, और परपेंडिकुलर लाइन से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। उसको हम देखते हैं। पहले हम परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास ऐसी लाइन होती है जो कि 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हो एक दूसरे के साथ। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है आपके पास, और ये आपके पास दूसरा वेक्टर है। अब इनके दरमियान जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, इनके दरमियान जो भी एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो ये 90 का एंगल सिग्निफाई करता है कि ये कैसी लाइंस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें आप ये कहते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला बस आता है, या आप ये कह सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऑफ आ की जगह ऑफ लिख लो, ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ पे बस हमारे पास ये होता है कि जो ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है ना, वो परपेंडिकुलर लाइंस का इज अ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और इसका क्या मतलब होता है, इसका बस आपके पास ये मतलब होता है कि आपके पास अगर ये m1 है ना, और ये आपके पास आ रही है m2 आ रही है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बना के कह दोगे कि ये जो m2 है और जो आपके पास यहाँ पे m1 आ रहा है, इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट किसके इक्वल टू आएगा, -1 के इक्वल टू आएगा। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है, जो कि फॉर्मूला याद कर लो या अपने से नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लो, सेम ही बात है। वो इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बस पता होनी चाहिए हमें परपेंडिकुलर लाइंस पे। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और तो कोई खास चीज नहीं आती। बाकी कांस्टेंट ग्रेडियंट्स आ जाते हैं आपके पास, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, लेकिन वो हम फिर ना इसी लाइन के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, जहाँ पर ना आपके पास एक और भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं साथ करके लिख लेता हूँ। लेट मी गेट दिस। अच्छा, इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ पर ना एक और यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट ही आता है। कॉन्सेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे कि ग्रेडियंट्स आपके पास किस तरह बने होते हैं। अच्छा, हाँ हसीब करवा देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ना आपके पास, ये आपके पास लेट्स सपोज एक ग्राफ आ रहा है, और इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, इस ग्राफ के अंदर इस तरह करके आपके पास जो लाइन है ना, वो ऐसे करके ऊपर जा रही है। तो अगर ऐसे करके आपके पास लाइन ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट है आपके पास वो पॉजिटिव भी है और वो इंक्रीजिंग भी है। तो आप कह सकते हो कि ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और इंक्रीज क्यों कर रही है, बिकॉज आपके पास ये जो ग्राफ है आपके पास, ये जो स्लोप है आपके पास, ये क्या हो रही है, ये आपके पास स्टीप होती जा रही है। जितनी स्टीप आपकी स्लोप होगी, उतना ही आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है ना, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपने अगर करना हो तो इसका इन्वर्स कर लो। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। एक मिनट, तो यहाँ पर आप कह दो ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे, एंड फिर आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल ये बन रही है। इसका जो ग्रेडियंट है वो जीरो की तरफ जा रहा है। बताओ बताओ। कहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, सही कह रहे हो।
ग्रेडियंट पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज वो अगर इस तरह होता ना, नीचे को आ रहा था, डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा था, तो फिर नेगेटिव होना था, लेकिन हाँ यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपके पास जो ग्राफ है वो ऐसे करके कुछ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? अब ग्रेडियंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेडियंट आपके पास क्या है? नेगेटिव है। एंड डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग ही होगा। डिक्रीजिंग क्यों होगा? बिकॉज पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे and then यहाँ पे, तो यहाँ पर आप कह लो ये आपके पास डिक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और इसी की हम इनवर्स एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास ऐसे करके कुछ बन गया इस तरह। तो अब आपका ग्रेडियंट क्या हो गया? अब आपका ग्रेडियंट है अभी भी नेगेटिव, बट इंक्रीजिंग है, नेगेटिव इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो पहले यहाँ पर आ जाएगी, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बस ग्राफ की यहाँ पे पॉइंट्स थे जो कि मैंने बताने थे। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं हम। यहाँ पे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के उन्होंने बड़े क्वेश्चन दिए हैं, तो इस वजह से मैं असल में करवा नहीं रहा था, बट चलो मिल गया मुझे कुछ यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पे होगा? ये आ रहा है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जहां पर वो क्या कह रहा है, पॉइंट ए बी एंड सी हैव द कोऑर्डिनेट्स 2 5 5 -1 एंड 8 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है ए बी के, तो ए और ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है। तो इनको, इनके बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, m इक्वल्स टू x1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 5 है, ओवर 2, एंड देन आपके पास आएगा y1 क्या है? 5 है, एंड देन y2 -1 है, तो ओवर 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ओवर 2 एंड देन 4 ओवर 2। दिस इज गोइंग टू बी योर पॉइंट। और अब अगर यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे करना है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी परपेंडिकुलर टू ए बी, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसकी फॉर्म में हमने क्या करना है, हमने अपना जो भी आंसर आ रहा है ना वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं पहले। वो कह रहे हैं लाइन सी से पास कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओके। तो find the equation of the line through C perpendicular to AB. Give your answer in the form AX plus BY plus C. अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास ए बी आ गया। ये आपके पास लेट्स सपोज आप कह लो कि आपके पास ए ये है, और इसी के साथ साथ आपके पास, वैसे ऐसी ना ओरिएंटेशन ऐसी बनेगी नहीं, लेकिन चलो मैं स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट मैं यहाँ पे आपको बस सिंपलीफाई करके डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी बन रहा है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे कह लेते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पर आप कह लो कि यहाँ पर कहीं ना आपके पास यहाँ पे सी बन रहा है। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, अब आपने इस पूरे की ना इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो आप इसके लिए पता क्या करो, सबसे पहले आप ग्रेडियंट फाइंड कर लो। ये जो ए बी आ रहा है उसका ग्रेडियंट फाइंड करें तो आपके पास ए सी का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू आ रही है ना ग्रेडियंट की, वो कैलकुलेट कर लो। तो जो आपके पास ए बी का ग्रेडियंट है वो आपके पास आ जाएगा y2 माइनस वाई वन करने से। ए बी आपके पास ये है, y2 -1 है, y1 5 है, तो ये कर दो। और फिर आपके पास x1 क्या है यहाँ पे? x1 आप x2 आपके पास 5 है, और x1 आपके पास क्या है? ये भी 2 है, तो ये हो गया। इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा -6 ओवर 3 हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास -2 आंसर आ गया। अब हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस आ रही हो ना, तो परपेंडिकुलर जब भी आपके पास लाइंस आ रही है तो उनका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो यहाँ पर आप कह दो m, और यहाँ पर आपके पास आ गया m, और इनको आप इक्वल टू कर लो, इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी -2 है, -2m हो जाएगा इक्वल्स टू -1। तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1/2 के इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/2। और अब आपने क्या करना है, अब आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब उसने पॉइंट भी दिया, पॉइंट सी से पास कर रहा है और लाइन भी आ गई है। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो आपके पास होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। ये
हमने ऊपर चीज पढ़ी नहीं, लेकिन इसको भी मैं समझा देता हूँ अभी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपके पास ना इक्वेशन होती है, और इसके अंदर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी होती है और c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आपके पास इक्वेशन पूरी हो जाती है। अभी फिलहाल हमारे पास m की वैल्यू है बट सी नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारे पास ये किस लाइन से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट सी से, और पॉइंट सी की वैल्यू 8 और 6 है। तो पॉइंट सी की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो है 8 और 6। तो यहाँ पर आप कहो y इक्वल, इनके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर दो। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी की 6 है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ गया, एंड देन 8 यहाँ पर आ गया, और प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 4 प्लस सी, एंड देन c इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4 would give you 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। तो अब आपके पास इक्वेशन जो है वो आप फाइनली लिख सकते हो अपनी इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगी y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 2। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल फाइनल आंसर आपके पास ये हो जाएगा। बाकी जो इक्वेशन थी ना यहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ लाइन आप किस तरह फाइंड करते हो, वो आप y इक्वल टू mx वाले फॉर्मूला से फाइंड करते हो। और ये बस एक अभी चीज हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन वही बेसिक ओ लेवल्स वाली जो भी चीज है ना, सेम वही चीज है। हाँ, बस इसके अंदर एक छोटा सा एक नया फॉर्मूला यूज होता है, वो भी मैं ना आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। बस एक मिनट और। अच्छा, ये चीज कर ली हमने। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन भी बहुत बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई भी इसके अंदर मसले की बात नहीं। तो ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन में आपके पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास आता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला आता है। और जो ए लेवल्स की अक्सर मार्किंग स्कीम्स में उसने जो फॉर्मूला लिखा होता है ना, वो आपके पास आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये मैं बताता हूँ ये कैसे लगती है। ये आपके पास हो जाएगी y माइनस वाई वन आता है, y minus y1 equals to m and then x minus x1। और इसको आप क्या कहते हो, इसको ये जो होती है ना आपके पास ये वाला फॉर्मूला, इसको आप यहाँ पे कॉमनली आप कह रहे हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको आप कह दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और जो ये चीज होती है ना आपके पास, ये आपके पास होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगर नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट से कर दिया है, लेकिन अगर इसको मैंने पॉइंट स्लोप वाले फॉर्मेट से करता ना, तो फिर वो किस तरह होनी थी, वो भी सेम मेथड लगना था यहाँ पे। आप इसको बेशक वैसे कर लो। आप यहाँ पे लिखो दोबारा से, आप ना यहाँ पे ग्रीन करके लिख दो y, आप यहाँ पे लिख दो इस तरह कर दो, और यहाँ पे लिख दो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप करो y की वैल्यू तो कुछ नहीं आएगी, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ रही है, x 6 आ रही है। तो m जो है आपके पास 1/2 है, और जो x है वो एज इट इज आ जाएगा x1। ये जो 1 1 लिखा होता है ना, इसके अंदर बस प्लग इन करनी होती है वैल्यू, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू, तो इसको देख लो, ये हो जाएगा y माइनस सिक्स इक्वल्स टू 1/2 x माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसको यहाँ पे अरेंज कर लो, y इक्वल्स टू 1/2 x, और माइनस फोर प्लस सिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एंड यू कैन यूज एनी फॉर्म दैट यू वांट। तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तो है पॉइंट स्लोप, स्लोप आपके पास बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। और जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो आपके पास थी स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो दो फार्मूलाज है ना आपके पास, आपने बस ये यूज करना है। बाकी मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर और चीजों की कंफ्यूजन है। आई थिंक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चीज आती है, वो एक और चीज आती है, वो आपके पास होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने फाइंड करना, उसका एक ना वो होता है फॉर्मूला होता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो आपने किस तरह करना है। तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि उसको हम किस तरह करते हैं। अच्छा, एक मिनट दो बस मुझे, आई नीड टू अटेंड अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जी, लेकिन वो ना मैंने बाद में जो ऑर्डर था वो मैंने कैंसिल कर दिया था, वो जो वॉइस मेल आई थी उसमें। हाँ जी जी जी, ये आप कैंसिल कर दीजिए। वहाँ पे एक्चुअली ना मैंने असल में ऑर्डर नहीं किया था, वो किसी और ने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया था मेरे फोन से, तो आई हैड टू कैंसिल दैट। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास चीज आती है ना, वो आपके पास आता है एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अ, ये आपके पास एक एक चीज है जो हमने यहाँ पे देखी है, इसका बस छोटा सा ना यहाँ पे फॉर्मूला होता है। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो अगर ये आपने फाइंड करा तो होता क्या बेसिकली आपके पास ना, लेट्स सपोज आपके पास एक ये लाइन आ रही है, एक ये आपके पास लाइन आ रही है, और एक आपके पास जो लाइन आ रही है वो ऐसे करके कुछ आ रही है, ठीक है। और इनके दरमियान आपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो वो आप कैसे करोगे, और इसको आप कंसिडर कर लो, ये आपके पास M1 है, और जो नीचे वाला आपके पास पार्ट आ रहा है ना वो आपके पास M2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, तो वो बेसिकली आपके पास होता है टेन थीटा। आप कह लो टेन थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 ओवर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस M2 और M1, ठीक है। तो यही बस बेसिक सा फॉर्मूला होता है दैट यू नीड टू अप्लाई। और इसमें उसने क्या किया होगा, उसने यहाँ पे इनकी दोनों की जो वैल्यूज है ना वो उसने दी होंगी आपको, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको उसने ऑलरेडी दी होगी। तो यहाँ पर लेट्स सपोज वो क्या कहता है, अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन हम ले भी लें, तो वो कहता है कि फाइंड थीटा। थीटा आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास ना यहाँ पे दो लाइंस आ रही हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास लाइन आ रही है ना, इसमें उसने इक्वेशन आपको लेट्स सपोज दे दी है। इक्वेशन इसकी है 2x+3, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, -1/2x+7। तो यहाँ पे हमारे पास इनके ग्रेडियंट्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो ग्रेडियंट है, इसको मैं कह देता हूँ, इसका ग्रेडियंट है M1, और इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देता हूँ अभी, इसको आप कह दो पिंक कलर से कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया M2। अब आपने करना है कि इनके ग्रेडियंट्स पहले कैलकुलेट कर लो, इनके ग्रेडियंट्स अब आराम से हमें पता लग जाएंगे। जो M2 आपके पास आ रहा है उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -1/2, बिकॉज वो x के बिल्कुल साथ है। आपके पास फॉर्मूला होता है y = mx+c। c की वैल्यू 7 हो जाएगी, x आपके पास वैसे ही फॉर्मूले का पार्ट है, और जो x के साथ जो चीज होती है ना वो आपके पास ग्रेडियंट होता है, तो जो भी x के साथ चीज है वो आपकी ग्रेडियंट होगी। तो ये हमारे पास बन गया। और इसके बाद जो M1 की आपके पास वैल्यू वो आपके पास क्या है, 2 है। तो ये चीज हमें पता लगी। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला था M2 - M1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा M2, और एक मिनट अभी, यहाँ पे आ जाएगा M2 - M1, और नीचे करके आपके पास आ जाएगा 1 + -2, 1 + 2 आएगा, बल्कि यहाँ -1/2 पहले कर लो, M1 एंड देन M2। तो ये चीज आपने कर ली। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो थीटा को सब्जेक्ट बना दो, थीटा को यहाँ पे रहने दो, और टैन को वहां पे भेजो। टैन को जब दूसरी साइड पे भेजोगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। और इनवर्स आप हमेशा किस पे लेते हो, आप कैलकुलेटर्स वगैरह जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, आप उनके थ्रू अपने इनवर्स जो होते हैं वो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ मुझे अली क्या हुआ है? हम्म। हाँ हाँ, इनकी ना वैल्यूज वैल्यूज चलो फिर ऐसा करो, इनकी जो वैल्यूज है ना वैल्यूज को चेंज कर दो। क्योंकि वैसे हाँ सही कह रहे हो, ये बनना नहीं चाहिए, इसके बजाय पता है क्या कर लो, ये जो ऑरेंज का है ना इसको आप चेंज कर दो। इसको आप कह दो, ये आपके पास 4x है। अब इसको सपोज कर लो, ठीक है, ये क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया ना तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यूज इस तरह की हैं। तो सपोज कर लो, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर वो वाला ऐसे क्वेश्चन देता नहीं है। या मैं ऐसे परपेंडिकुलर दे भी दे, तो परपेंडिकुलर का इस फॉर्मूले के थ्रू आप कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है, और एक्यूट एंगल हमेशा 90 से कम होते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बस 2 को आप कर लो, 4 कर लो।
अब ये भी जाहिर सी बात है, कोई परफेक्ट व एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन इसी तरह का देगा, बस वैल्यू चेंज होगी। तो ये हो गया, इसको कर लो तो इसको भी चेंज कर सकते। ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, तो बस यही है फिर इसके अंदर। बाकी इसके अलावा आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और ये आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम फिर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो है ना वो कर लेते हैं। तो ये है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ना, इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि हम इसको करते क्या है। लेट्स सपोज क्वेश्चन में ना उसने आपको एक डायग्राम दी गई होगी, और डायग्राम में वो क्या कहता है, आपके पास आप कह लो कि आपके पास ना एक यहाँ पर लाइन आ रही है, और इस लाइन का इस लाइन के साथ ही ना आपके पास यहाँ पे आप कह लो कि, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, आप ले लो पॉइंट पी ले लो। P की वैल्यू आप कर लो, लेट्स सपोज इसको भी मैं बस ना एज्यूम कर लो 16 कर लो, और यहाँ पे जो Q की वैल्यू है ये आप कर लो 412 कर लो। ठीक है, ये इनकी आपने वैल्यूज दे दी। अब आपने करना क्या, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है कि फाइंड द इक्वेशन, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास क्या बनेगा, अगर इस तरह की लाइन दी गई है ना आपको, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो डेफिनेटली एक परपेंडिकुलर लाइन ही होगी आपके पास। और ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, हमेशा हमेशा मीट करती है इसके सेंटर पे मीट करती है। तो आप क्या करो, सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है, पी क्यू का ग्रेडियंट फाइंड कर लो। सबसे पहला स्टेप है। अब ये जो काम आपने करना है ना, आपने कुछ स्टेप्स में काम करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करो, आपके पास जो ग्रेडियंट पी क्यू आ रहा है ना, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। आपके पास ये बन जाएगा 12 - 6 y2 - y1 ओवर 4 - 1। तो ये हो जाएगा 6/3, विच इज गोइंग टू गिव यू 2। तो इसका ग्रेडियंट आपके पास आ गया 2। अब जो आपके पास इसका ग्रेडियंट है, पिंक वाला जो ग्रेडियंट है, वो आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला ग्रेडियंट आपके पास, ये आप कह लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट है, तो इसको आप कह लो ये आपके पास हो जाएगा -1/2, बिकॉज आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, तो ये हो गया -1/2। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपने करना है, वो आपने क्या करना है, आपने मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्यों फाइंड करनी है, आपके पास ये जो पिंक लाइन है, इसका ग्रेडियंट तो आपके पास आ गया है, बट आपके पास इसका वो नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है। तो आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करो, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर इस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर प्लग इन कर देना। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आप इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है ना, उसको कैलकुलेट करो। तो जो इसका मिड पॉइंट आपके पास बन जाएगा ना, वो बन जाएगा P प्लस Q का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो x1 1 हो गया, और x4 4 हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। और इसके बाद आपके पास 6 + 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 12/2। और इसका जो फाइनली आंसर है ना आपके पास, वो बन जाना चाहिए 5/2। एंड देन यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 18/2। 18/2 gives you 9। ठीक है, तो ये इसका आपके पास मिड पॉइंट का आंसर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे ऐसे करोगे कि आपके पास इक्वेशन होती है y - y1, अभी मैं दूसरा इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, और होती है mx - x1। इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो, y = mx + c कर दो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो मिड पॉइंट की वैल्यू 5/2 9 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 9 हो जाएगी। और m की वैल्यू, आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू -1/2 थी पिंक वाले की, और x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या थी, 5/2 थी। तो ये आपके पास आ गई 5/2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा y - 9 = -1/2x, और ये आपके पास हो जाएगा फिर 5/4 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो और फर्दर, तो this should give you y equals to -1/2x plus 41/4। ठीक है, तो this is going to be
द इक्वेशन ऑफ योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले हमने करना क्या है, उसमें इक्वेशन में ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दी गई होगी, आपको एक लाइन गिवन होगी, और उस लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करें तो वो हमेशा मिड पॉइंट पे बनेगा, और वो हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज एंगल पे बनेगा। तो सबसे पहले जो लाइन गिवन है उसका ग्रेडियंट फाइंड करो, उसका ग्रेडियंट आ गया तो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन का भी ग्रेडियंट आ जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, m इंटू एम इक्वल्स टू -1 वाली। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो आ रहा है, जो लाइन क्वेश्चन में गिवन है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है वो इसी मिड पॉइंट के थ्रू गो थ्रू कर रही है। तो आपके पास इक्वेशन भी मिल गई और आपको इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट भी मिल गया। तो ग्रेडियंट मिल गई, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सी की वैल्यू आ गई, ग्रेडियंट ऑलरेडी था तो आपने उनको इक्वेशन ऑफ लाइन में प्लग इन किया तो आपके पास यहाँ पे उसकी इक्वेशन आ गई। तो दिस इज हाउ यू डू दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बाकी एक हम यहाँ पे पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और थोड़ी सी हमें क्लैरिटी वगैरह हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास ना ये लाइन आ रही है, इसी को ही हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि कर्व y equals to 9 minus 6 over x and the line y plus x equals to 8 intersect at 2 points, find the coordinates of the 2 points। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। अब यहाँ से ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास कोई 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, आप यूज करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। आपके पास एक इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू 9 -6 ओवर x, और एक इक्वेशन आपके पास है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है ना, इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने पकड़ के यहाँ पे प्लग इन कर देना है। तो इसको प्लग इन करो तो ये आपके पास हो जाएगा, आप इसको कह दो 9 -6 ओवर x प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद इसको सॉल्व करो, ये आपके पास हो जाना चाहिए फिर -6 + 1 हो जाएगा। एक मिनट, इसको ना आप ऐसा करो कि या तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर लो, लेकिन इसको ना बेहतर तरीका ये है कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो, वरना ये जो नीचे वाली चीज़ है इससे कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको इस तरह कर लो, 9x -6 कर लो ओवर x कर लो। इस तरह यहाँ पे ना बेहतर हो जाएगा। या इसको जो x यहाँ पर आ रहा है उसको सिंपली आप कॉमन ले लो, आप पे डिपेंड करता है, वट एवर यू फैंसी यू कैन यूज दैट। तो 9x -6 ओवर x प्लस x कर दो। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आपके पास बन जाएगा 9x -6 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, और नीचे आपके पास x आ रहा है, x को यहाँ पे ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वाली जो चीज है आपके पास इस साइड वाली, ये आपके पास x बन जाएगी। अब इनको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर एंड देन 9 - 8, ये आपके पास हो जाएगा प्लस एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा -6। अब इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपने, प्लस माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2ac। ये आपके पास बन गया a, ये आपके पास है b, ये आपके पास है c। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे अब अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपके पास जो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 4a एंड देन -6। क्या कह रहे हो, 2a ओनली, क्या मतलब। कहाँ पे डिनोमिनेटर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ गलती से लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपके पास बन जाएगी, और इसको फिर आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, और ये आपके पास बन जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस 1 -4 -6 और 25 आएगा। 25 का अंडर रूट ले लो, आपको पता है आपके पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस -5 ओवर 2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक आपके पास आंसर ऐसे करके आ जाएगा, और एक आंसर आपके पास फिर ऐसे करके आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये 4/2 बन जाएगा 2, और इसका कोऑर्डिनेट का आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये -3 हो गया, और ये हम कौन सी वैल्यूज फाइंड करें, एक्स की वैल्यूज फाइंड करें। तो एक्स की वैल्यू एक जो है आपके पास ये आ गई, और एक्स की वैल्यू एक आपके पास ये आ गई।
अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही है वो भी आपका काम है फाइंड करना। तो y की वैल्यू आप कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह फाइंड करोगे, फॉर्मूले उन्होंने आपको दिए हुए 9 - 6/x अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 - 6x, 6/x के अंदर अप्लाई करो, 9 - 6/x। तो 9 - 6/2, 6/2 क्या होता है 3, 9 - 3 इज व्हाट, इट्स इक्वल्स टू 6, तो ये 6 हो जाएगा। और इसके अंदर अगर अप्लाई करते हो तो -6/-3 2 हो जाएगा, 9 - 2 इज व्हाट, इट्स 5। ये आपके पास हो जाना चाहिए 11 हो जाना चाहिए, बल्कि एक मिनट 11 भी नहीं होगा, ये तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा ना, तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 7। बाकी और हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे एक कैलकुलेशन की मिस्टेक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 क्यों होगा, बिकॉज ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, ये भी जब माइनस लेकर जाओगे तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे और फिर वो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह y के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन गए हैं वो आपके पास कौन से दो कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक आपके पास बन गया 2 6, और एक आपके पास बन गया -3 और 11 वाला कोऑर्डिनेट बन गया। तो दीज आर योर टू कोऑर्डिनेट्स दैट यू गोना फाइंड। तो ये आपके पास यहाँ पे 4 नंबर का सवाल हो गया। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है ऐसी लाइन का जो कि क्या कर रही है, दोनों जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं और हमने क्या करना है फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो वो कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो एक ये वाला पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2/6 यहाँ पर आ रहा है, और फिर -3/11 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैलकुलेट करना है तो वो इसका डायरेक्टली ऐसे बनेगा, और हमेशा कहाँ पे बनेगा, मिड पॉइंट पे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको गिवन है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले आप इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, वो आपके पास बन जाएगा y2 - y1, 11 - 6/-3 - 2। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 11 - 6/-3 - 2 इज -1। ठीक है, तो -1 आ गया। अब आपके पास जो रेड वाला ग्रेडियंट आ रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये चीज होगी। इसके बाद आपके पास क्या होगा, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, 2 - 3/2 and then 6 + 11/2। तो mid point is going to be equals to -1/2 and then 17/2। तो this is going to be your mid point। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो थर्ड यहाँ पर स्टेप आ रहा है उसमें आप इक्वेशन फाइनली फाइंड कर लो, बिकॉज आपकी जो ये वाली लाइन है वो मिड पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू गो थ्रू करती है, और उसका जो ग्रेडियंट है वो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे आप लगा लो छोटा वाला, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं y = mx + c वाला। ठीक है, तो ये वाला अगर लगाओगे, और ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 17/2, और जो m की वैल्यू वो 1 है, और x की वैल्यू -1/2 है, और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आपके पास c हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखो, आपके पास क्या आता है 17/2 माइनस प्लस 1/2, बिकॉज माइनस वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 9 है। तो यू कैन फाइनली राइट हियर कि आपके पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x + 9। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपके पास जो 5 नंबर का सवाल है वो आपके पास होगा। ठीक है, तो इस तरह करके एग्जामिनर सवाल कह सकता है। उसने कहा क्या था यहाँ पे, उसने बस कहा था द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इस इनके दरमियान जो लाइन आ रही है ना, वो उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन बना लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ये कंसीडर कर लो। तो इस तरह करके आपने मेरे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी जो वर्कशीट है मैं बना दूंगा, और वो चेक कर लेना। अगर नहीं मैंने बनाई तो मुझे रिमाइंड करवा देना ताकि मैं बना दूं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मिडनाइट तक आई अपलोड दैट। और कोई सवाल हो इसमें, हसीब और अली, तो बताओ।